सो गुड इवनिंग ऑल। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक और क्या है। कल वाला मैंने आपको नोट्स भी भेजा था, क्या आप लोगों को समझ आया? जो जो मैंने सारी चीजें बोली थी वही प्रॉपर मैंने उस नोट्स में ही डाल दिया था। सो यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग, ठीक है ना? गुड इवनिंग। ठीक है भाई। इट जस्ट दैट कि अभी यहाँ पर हम जितनी भी सारी चीजें करेंगे, बस उसका आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है ना? उसको बस उसका जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ताकि उसके ऊपर वो जैसा भी क्वेश्चन बनाएगा यू विल इजीली हैंडल दैट। ठीक है भाई। तो आगे बात करते हैं। कल मैंने बताया था आपको कि आज हमको टाइम जोन पढ़ना है, ठीक है ना? अब देखो टाइम जोन एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं टाइम जोन की बात करूं, सो टाइम जोन एक्चुअली होता क्या है भाई? तो टाइम जोन एक तरीके का हमारा, ये जो टाइम जोन्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, प्रॉपर। आप देखो ध्यान से समझने का ट्राई करना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने बोला भाई वी आर हैविंग लाइक 4 फ्रेंड्स, ठीक है ना? एक मान के चलो ये ग्रीनविच है तो ये लंदन होगा, तो यहाँ पर बैठा है कोई, ठीक है ना? एक मान के चलो यहाँ पर बैठा है इंडिया में कोई, ठीक है ना? दिस इज ए, देन दिस इज बी, ठीक है ना? देन देयर इज समवन हु इज सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है। सी यहाँ पर बैठा है। एंड देन देयर इज डी, ठीक है ना? जो डी है वो यहाँ पर बैठा है कहीं अमेरिका में, ठीक है ना? अमेरिका में बैठा है मान के चलो, यहाँ पर डी यहाँ पर बैठा है। ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ। इनिशियली जब तक हमारे पास टाइम जोन नहीं थे, ठीक है ना, जब तक हमारे पास टाइम जोन नहीं थे, तो हाउ वी डिसाइडेड द टाइम? किसी को तो पता ही होगा ना कि हम, जब तक हमारे पास घड़ी नहीं था, टाइम नहीं था, टाइम जोन नहीं थे, तो हम कैसे टाइम डिसाइड करते थे? या मान के चलो आपके पास घड़ी नहीं है और आपको मेरा टाइम जानना है। हाँ वेरी गुड, सन के साथ। ठीक है भाई। हम किस चीज से टाइम को देखते थे? मोस्टली सन के साथ। कि जब सन ईस्ट में उगा, सो इट इज अ मॉर्निंग, ठीक है ना? व्हेन इट इज ओवरहेडेड, सो इट इज नून, ठीक है ना? ये नून पीरियड हो जाता है। एंड व्हेन इट इज लाइक जब ये क्लोज होता है, मतलब हमारा जो सन है वो मतलब ऐसे छिपता है शाम के टाइम, तो उसको बोल देते थे हम, दिस इज इवनिंग। रात हो गई तो सो जाते हैं फिर अब। ठीक है ना? तो इस तरीके से होता था। अब मेरी बात ये है कहने की, मान के चलो हमारे पास अभी 4 लोग बैठे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर हमारे 4 लोग हैं। 4 लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं। मुझे क्या पता करना है? दैट आई एम सिटिंग इन इंडिया एंड आई जस्ट वांट टू नो द टाइम ऑफ अमेरिका, ठीक है ना? आई वॉन्ट द आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट व्हाट इज द टाइम इन अमेरिका। अमेरिका में क्या टाइम है भाई? ठीक है, ये चीज पता करने के लिए क्या करते थे हम? या तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फोन लगा के पूछ लेते हैं, अच्छा वहां क्या टाइम हो रहा है, ऐसे होता है। बट वहां अभी तो, अगर मेरे को ये चीज करनी नहीं हो, मान के चलो मेरे पास फोन ही नहीं हो, कुछ भी ना हो, उस टाइम के चलते, ठीक है ना? क्योंकि जब तो फोन भी नहीं होते थे, जब हमारे जो ब्रिटिशर्स लोग जब ये ट्रेड वगैरह करते थे, तब तो टाइम ये भी नहीं होता था, फोन वगैरह होते थे, ठीक है ना? सो इनको बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे मान के चलो अगर दे आर लिविंग इन लंदन एंड दे हैव टू कम टू इंडिया, ठीक है ना, तो टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता था। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां से और यहाँ तक का टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता था। किसके साथ में? सन की साइकिल के साथ में। ठीक है। तो हमको डायरेक्टली क्या किया हमने, कि हमको ये पता था भाई कि जो ये हमारी टोटल अर्थ है, इस अर्थ पर टोटल कितने लॉन्गिट्यूड है हमारे पास? हमारे पास 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है सर। ठीक है। 360 डिग्री क्या है? लॉन्गिट्यूड है। तो हमने हर एक हर एक जगह पर हमने इसमें ऐसे ऐसे करके 24 टाइम जोन्स बना लिए। ठीक है ना? क्या बना लिए भाई? हमने 24 टाइम जोन्स बना लिए इसमें ऐसे ऐसे करके। क्लियर है? कैसे बनाए 24 टाइम जोन्स? मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली दूसरी क्लास में, आज फिर बता रहा हूं, दैट अ टाइम जोन इज अ रीजन ऑन द ग्लोब दैट ऑब्जर्व यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम। ये एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम बताता है। एन एंटायर ग्लोब, ये पूरा का पूरा जो हमारा ग्लोब है, दिस एंटायर ग्लोब इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। किसकी वजह से? विद द ग्रीनविच, ये ग्रीनविच लाइन मैंने पहली क्लास में बताई थी आपको, विद द ग्रीनविच मेरिडियन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। इसको हम क्या मानते हैं भाई? अपना स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हैं।
क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब देखो आप यहां से यहां तक जाओगे आप तो 1 आवर बढ़ रहा है। हर एक 15 डिग्री पर, जब ये 15 डिग्री हम इधर कहीं भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टोटल अर्थ है उस पर कितने लॉन्गिट्यूड है, 360 डिग्री। एंड टोटल जो हमारा टाइम जोन है वो कितना है भाई, 24 टाइम जोन्स। ठीक है, तो जब मैं इसको 24 टाइम जोन से डिवाइड करता हूं तो मुझे कितने डिग्री का फर्क मिलता है सर? हमको यहां पर मिलेगा, इसको वैसे डिवाइड करके देख लो, 6 60 एंड 6 4 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 15। ठीक है भाई, 15 आ जाता है हमारे पास। क्लियर है? तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखोगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा कि अगर हम स्टैंडर्ड रेफरेंस किसको मानेंगे, ग्रीनविच मरीडियन को मानेंगे, तो हमारा जो टाइम लैग होता है वो क्या होता है, वो 1 आवर का होता है। कब? 15 डिग्री पर। भाई ये 15 डिग्री पर जो है ये 1 आवर का टाइम डिफरेंस है। अगर देखो आप यहाँ पर गए आप 30 डिग्री पहुंच जाओगे, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स। फिर अगले 15 डिग्री पर 3 आवर्स, फिर अगले 15 डिग्री पर 4 आवर्स, फिर अगले 15 डिग्री पर 5 आवर्स। तो इस तरीके से जो है हमारा टाइम जोन में ये टाइम बढ़ता रहता है, घटता रहता है। इधर क्या होगा, ये टाइम घटेगा, एंड इधर ये जो टाइम होगा ये क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है भाई। सो फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन टूवर्ड द ईस्ट टाइम, अगर हम ईस्ट में बढ़ेंगे इसकी वजह से, ये हमारी ग्रीनविच मेरिडियन है भाई। एंड अगर मैं इसके ईस्ट में बढ़ूंगा, इधर इस वाली साइड में अगर मैं बढ़ता हूं इसको, तो यहां पर क्या होता है, ईस्ट गेन एडिशन, इसको हम बोलते हैं ईस्ट गेन एडिशन। अगर मैं इसके वेस्ट में जाऊंगा भाई, वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाली साइड में, तो वो क्या कहलाएगा, वेस्ट टाइम डिक्रीज होता है यहाँ पर, या वेस्ट टाइम, उसको एक और नाम से बोलते हैं वेस्ट लूज, उसको सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं, सबस्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, तो उसको ऐसा बोला जाता है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? सो आई एम सेइंग दैट कि विद अ चेंज ऑफ एवरी 15 डिग्री, जब हम 15 डिग्री हमेशा चेंज होंगे, देयर विल बी चेंज इन द टाइम। कितना टाइम में चेंज होगा, विद 60 मिनट। 60 मिनट भाई हमारा चेंज हो जाता है 15 डिग्री में। Therefore, with a change of every 1 degree, there will be 4 minute change. ठीक है ना? जो हमारा टाइम चेंज होगा दैट विल चेंज बाय 4 मिनट। क्लियर भाई यहां तक? दूसरा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था क्या, कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया कौन सा टाइम जोन फॉलो करता है? अब ध्यान से सुनना भाई मेरी बात। मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है ना, ये कोई इंडिया होगा भाई, यहां से ऐसे, ठीक है, ये इंडिया है हमारा। तो जो इंडिया का टाइम जोन है, इंडिया का टाइम जोन देखो, इंडिया में 2 टाइम जोन है, एक ये भी जा रहा है, ठीक है, एक ये भी गया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो 2 टाइम जोन्स के बीच में पड़ता है। क्लियर है भाई मेरी बात? इंडिया इज लाइंग बिटवीन द 2 टाइम जोन्स भाई, 15 डिग्री ये, 15 डिग्री ये। और मैंने अभी बताया था 15 डिग्री अगर आप चलते हो तो हमारा क्या होता है, 60 मिनट इंक्रीज हो जाता है। सो ये तो अरुणाचल से लेके गुजरात तक का जो रीजन होगा, यहाँ पर तो हमारा 15 15 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप सोच के देखो, 60 डिग्री जो है, 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, 60 डिग्री का मतलब सर हमारा कि 120 मिनट्स अहेड होगा अरुणाचल का टाइम। किससे? गुजरात से। ठीक है भाई। सो ये जो 2 घंटे का टाइम आगे पीछे है, इसको सही करने के लिए उन्होंने क्या बोला, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, कि आप कोई भी कंट्री जो होगी वो अपने हिसाब से अपना एक टाइम जोन चूज कर लेगी और वो हमको बता देगी, ताकि इंटरनेशनली वो रिकग्नाइज हो जाए। ठीक है भाई। तो इंडिया ने जो चूज किया अपना टाइम जोन, उस टाइम जोन को क्या बोलते हैं भाई हम, 82.5 डिग्री। ठीक है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन है। इसीलिए हम लिखते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई सबको? एंड ये कहां से यस गुजरता है, सर। ये सबने देखा होगा, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर से ये जो लाइन होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, वहां से गुजरती है। ठीक है।
अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने बोला देखो ये वही है, ठीक है भाई, कि जो हमारा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये देखो इंडिया का एक्चुअली आप अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये होते हैं, लॉन्गिट्यूड वाली लाइन में जो इंडिया का हमारा एक्सटेंट है वो कहां से कहां तक है। अब ये देखो, दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये कहां से होगा, इट इज फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट। इसी तरीके से इधर देखो, जो हमारा ये वाला रीजन है, जो अरुणाचल वाला ईस्टर्न पॉइंट है, वहां तक का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है हमारा, 97 डिग्री 24 मिनट ईस्ट। क्लियर है भाई मेरी बात यहां तक। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको कि यहां से यहां तक का फर्क देखो आप, कितना फर्क है, लगभग लगभग 30 डिग्री का फर्क है। तो 30 डिग्री में तो 2 घंटे होते हैं सर, तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमारा, हमने ये टाइम प्रेफरेंस कर लिया कि वी विल हैव 82 डिग्री 5 मिनट विल बी अवर टाइम जोन, या 82.5 डिग्री ईस्ट जो होगा वो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन होगा। क्लियर है भाई मेरी बात। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर ये देखो दोनों टाइम है, ठीक है ना, दिस इज सनराइज, अभी भी क्या है हमारा, मिर्जापुर से अरुणाचल 1 से 1.5 घंटा आगे होगा, ठीक है ना। और यहां से अगर मैं गुजरात की बात करूंगा, वो 1 से 1.25 घंटा और भी पीछे होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहां पर सनराइज है हमारा 4:20 AM में, यहां पर सनराइज देखो वही 5:23 में होता है, ठीक है ना। तो इतना डिफरेंस हो जाता है। दूसरी बात, अब एक और चीज याद रखनी है बस आपको, क्यों, क्योंकि वो कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है ना, कि इंडिया वाई डू इंडिया नॉट हैविंग द अनदर टाइम जोन, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए हमारी बहुत सारी डिफिकल्टीज है भाई। हमको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बैंकिंग का करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं टाइम जोन अलग से दे दूं इधर ईस्टर्न वाले वर्ल्ड का, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, तो आप मेरे को बताओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा या स्टॉक एक्सचेंज जो होगा वो कितने समय पे खुलेगा। इसके लिए तो उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले खोलना पड़ेगा, बैंकिंग को भी 1 घंटा पहले खोलना पड़ेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, ऑफिसेज जो है गवर्नमेंट के साथ जो कनेक्शन होते हैं हमारे, ठीक है ना, स्कूल के साथ जो कनेक्शन होते हैं, मान के चलो रेलवे, पहले ही इतने ज्यादा हमारे रेलवे में एक्सीडेंट होते हैं, अगर टाइम जोन डिफरेंस होगा तो अलग अलग टाइम होंगे, फिर एक्सीडेंट्स होंगे बहुत सारे, ठीक है ना। सो जो सिंक्रोनाइजेशन है दैट हैज अ, मतलब उसमें बहुत सारे लेकुनाज क्रिएट हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे इशू क्रिएट हो सकते हैं, इसीलिए हमने एक टाइम जोन रखा है, ठीक है। दूसरी चीज, अब इंडिया जो है 1906 से पहले, ठीक है ना, 1906 से पहले, इवन दो जो ब्रिटिशर्स के टाइम थे, ठीक है ना, उस टाइम में क्या होता था हमारे इंडिया में, 3 टाइम जोन होते थे, एक, ठीक है भाई, ये एक हो गया, दिस इज सेकंड, एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री कभी भी सुनी होगी, कभी भी पढ़ी होगी, तो आपको एक चीज पता होगा कि जो यूरोपियंस थे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव 3 प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज क्या होती है, एक तरीके का पूरा बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है ना, जैसे दिल्ली कैपिटल, इसी तरीके से उनके भी एक, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का, उस एरिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो एक तरह की कैपिटल होती थी, उसको बोलते थे हम, क्या बोलते थे, प्रेसिडेंसीज। तो ये जो प्रेसिडेंसीज थी, दिस इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दिस इज मद्रास, एंड दिस इज कलकत्ता, ठीक है भाई। सो 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया फॉलोड 3 टाइम जोन्स, बेस्ड ऑन बॉम्बे, बेस्ड ऑन मद्रास, बेस्ड ऑन कैलकाटा, ठीक है ना, अलोंग विद, क्योंकि उस टाइम ये बंगाल में ब्रिटिशर्स लोग थे, तो असम तक का पार्ट जो था इनके टाइम पीरियड में, ये टी कल्टीवेशन कराते थे वहां पर, इसीलिए
जो आसाम में एक लोकल टाइम होता था उस टाइम जोन को हम क्या बोलते थे भाई? चाय बागान टाइम। और ये कहां पर होता था हमारा? आसाम में। इट इज 1906, ये याद रखना है आपको। इट इज द 1906 इन विच इंडिया अडोप्टेड 82.5 डिग्री ईस्ट एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक है ना? क्लियर है मेरी बात? उस टाइम भी हम जो हमारा ये होता था बॉम्बे कलकत्ता मद्रास वाला, ये भी चलता था उस टाइम। ठीक है ना? बट आफ्टर दैट 1955 में हमने टोटली इसको भी क्या कर लिया? सिंक्रोनाइज कर लिया कि नहीं अब एक ही होगा। क्या भाई मेरी बात समझ में आई यहां तक? बोलिए। ओके, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है भाई? मैंने बोला अगर तुम्हारा किसी भी कंट्री का, ठीक है ना, मान के चलो दिस इज, ये कंट्री है। क्या कोई मुझे ये कंट्री बता सकता है ये कौन सी कंट्री होती है यहाँ पर? ये साउथ अमेरिका है भाई। साउथ अमेरिका ये कोस्ट पे कौन सी कंट्री पड़ती है? क्या मुझे कोई बता सकता है? चिली। 1955 भाई। टोटली जब कंबाइन कर लिया हमने, बॉम्बे और कलकत्ता का भी 1955 में किया था। हाँ भाई बोलिए। ये क्या है कंट्री? चिली। ठीक है ना? तो चिली का क्या है? चिली का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत कम है। ठीक है ना? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो कुछ भी नहीं है इसका, एक में ही है। बट इसका लेटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका। बट लेटिट्यूडनल एक्सटेंट से तो हमारा टाइम जोन पर कुछ फर्क पड़ता ही नहीं सर। अगर रेज पड़ेगी तो इस पूरे हिस्से पर, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे हिस्से पर रेज पड़ेगी। लॉन्गिट्यूडनल पे ही हमारा डिफरेंस पड़ता है। ठीक है ना? लेटिट्यूड पर कुछ भी डिफरेंस नहीं पड़ता है। इस वाली जगह पर हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारा लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है ना? लेकिन लॉन्गिट्यूडनल पर डिफरेंस पड़ता है भाई, बस। क्लियर है मेरी बात? अब मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है भाई? दिस इज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये पूरा का पूरा जो रीजन है हमारा, ये किसका रीजन है? ये वाला, यहां तक का मान के चलो पूरा का पूरा। ठीक है ना? यहीं तक मान लो। दिस इज रशिया। ठीक है भाई? रशिया तो बहुत बड़ा पार्ट है। रशिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, नॉट लेटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल भाई, यहां से लेके यहां तक का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो सबसे ज्यादा किसका है? भाई मान के चलो हमारे रशिया का दिखता है हमको। ठीक है? तो रशिया हैज 11 टाइम जोन्स। ठीक है ना? रशिया के पास कितने टाइम जोन है भाई? 11 टाइम जोन्स है, क्योंकि रशिया तो डायरेक्टली यहीं तक आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है ना? एग्जैक्टली तो यहीं तक होता है। तो रशिया के पास हमारे 11 टाइम जोन्स है, उसने अडोप्ट किए हुए हैं। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से मान के चलो ये कोई कंट्री है यहाँ पर। ठीक है? अब यहां पर भी ये टाइम जोन है, इधर भी ये टाइम जोन है, और इधर भी टाइम जोन है। सो इसका जो पार्ट पड़ता है वो दोनों हिस्सों पे पड़ता है। इसका जो कंट्री का जो एरिया है, इट इज लाइंग इन 2 टाइम जोन्स। सो ये कंट्री की खुद की चॉइस होती है कि वो कौन सा टाइम जोन अपनाना चाहती है अपने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर है भाई यहां तक बात? अब दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो कौन सी कंट्री के पास है? ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना? पीसीएस में भी पूछा गया है, और भी एसएससी जे वाले में भी पूछा गया था। ठीक है ना? और जो आरआरबी का एग्जाम होता है रेलवे वाला, उसमें भी पूछा गया था। ठीक है? सबसे ज्यादा जो टाइम जोन होते हैं भाई वो किसके पास है? दैट इज विद फ्रांस। क्यों? सर फ्रांस तो बहुत छोटी सी कंट्री है, तो इसके पास सबसे ज्यादा टाइम जोन क्यों है? बिकॉज इट हैज मल्टीपल टेरिटरी। कहीं यहाँ ओशियन में है, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ। इट हैज वेरी, लाइक, जो अब तो नहीं बोलते उसको, लेकिन जो इसकी पहले कॉलोनीज होती थी, अब हमने वो कॉलोनीज का नाम चेंज कर दिया। उन कॉलोनीज को हम क्या बोल देते हैं? ओवरसीज टेरिटरी। ठीक है भाई?
ओवरसीज टेरिटरीज बोल देते हैं उनको बस। क्लियर है भाई यहां तक? क्या मेरी बात समझ में आई? प्लीज एक बारी बोल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। यस यस। यस सर। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। नाउ इंटरनेशनल डेट लाइन का भी सबको पता होगा मोस्टली, लेकिन उसके बारे में भी एक बारी चर्चा कर लेते हैं भाई। Just give me 1 minute. दिस इज अवर इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है भाई, ये मैंने बताया था आपको, ये क्या था हमारा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है ना? इसके इधर से घूम के जाने के बाद भाई, इधर से घूम के जाएंगे तो इधर से आएंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कहां से आएगा? इधर से घूमने के बाद। ठीक है ना? और ये क्या होगा हमारा? वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है भाई, वेस्ट वाला पार्ट हो जाएगा ये, जब इधर से आऊंगा मैं। सो आई एम कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है ना? ग्रीनविच से अगर मैं इधर चलूंगा तो ईस्ट में चल रहा हूं, तो ईस्ट में भी 180 डिग्री जाऊंगा, तो ये 180 डिग्री ईस्ट से हो जाएगा। एंड दिस विल बिकम अ सिंगल लाइन। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस विल बी अ सिंगल लाइन, एक लाइन होती है। बट सर, तो किस टाइम कितना टाइम जोन है सर? नहीं पता भाई, आप उसको गूगल पे चेक कर लेना। आई डोंट नो। फ्रांस के साथ कितना टाइम जोन है सर? ओ, फ्रांस के साथ वही 12 टाइम जोन है भाई, फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है। फ्रांस के साथ 12 टाइम जोन है। देखो भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है भाई हमारी। ठीक है ना? इंटरनेशनल डेट लाइन है क्या एक्चुअली? इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन। ये भी एक हमारी इमेजिन करी हुई लाइन है। ठीक है ना? जो क्या डिमार्केट करती है? डिमार्केटेड ऑन द अर्थ, हमने अर्थ पर करी है। विच रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नीचे साउथ पोल होगा, ऊपर नॉर्थ पोल होगा भाई हमारा। ठीक है ना? एंड ये क्या बताती है हमको? इट चेंजेस द कैलेंडर डे। ठीक है ना? ये हमारा कैलेंडर चेंज करती है, जो कैलेंडर होता है डे में, वहां पर चेंज होता है। ठीक है? दूसरी चीज आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? इंटरनेशनल डेट लाइन वॉज एग्रीड इन 1884। ठीक है भाई, 1884 में हमने इसको एग्री किया था कि हाँ, दिस विल बिकम अवर इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये देखो यहां पर। ठीक है भाई, ये यहां से ऐसे कैसे है? दिस इज जिग जैग। ठीक है ना? यहां से ऐसे जिग जैग है, ताकि जितना भी जो रीजन है, उन रीजन पर हमारा कोई भी वो ना हो। ठीक है ना? क्या ना हो? कि इधर का टाइम हमारा खराब ना हो, पूरा इधर यूएसए का टाइम खराब ना हो। ठीक है, उस वजह से हमने इसको जिगजैग बनाया है। कुछ कुछ आइलैंड्स भी, जो कंट्री थी आइलैंडिक कंट्री, उनके जो आइलैंड थे और ज्यादा दूर थे, तो हमने उनको भी यहाँ पर क्या किया है? डिमार्केट किया है, कि हम इनको अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन के अंदर रख ले, और जो बाहर वाले हैं उनको बाहर कर ले। ठीक है भाई, यहां पर भी देखो, यहां पर भी हमने इसको ऐसे ही किया है। ठीक है भाई, ताकि जो हमारे आइलैंड है, आइलैंड कंट्रीज है, उनका जो टाइम है वो सिमिलर रहे, जो डेट है उनकी वो सिमिलर रहे, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया है। क्लियर है भाई? सो इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट इट फॉलोज अ जिग जैग पाथ। ठीक है भाई? नाउ अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मेरे को खुद बताओ, इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या तो ईस्ट है और क्या वेस्ट है? ये पैसिफिक ओशियन वाला क्या रीजन हो जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन का? ईस्टर्न। ईस्टर्न। और ये वाला रीजन वेस्टर्न। ठीक है भाई? सो इफ द पर्सन क्रॉसेज इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब मेरे को बताओ, आपका दिन बढ़ेगा घटेगा? यू विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है ना? आप इधर से इधर बढ़े, तो आपका दिन बढ़ेगा या घटेगा? मेरे को ये बता दो बस। बढ़ेगा। इंक्रीज होगा सर, बढ़ेगा। गेन होगा। गेन होगा, गेन। सो यू विल गेन द डे। व्हाई? बिकॉज कैलेंडर में एक डे आपका खत्म हो जाएगा। If a person will move from east to west, he or she will lose a day in calendar. ठीक है ना? आप जन्मदिन यहां मनाओ, फिर जाके यहां मनाओ, तो 2 बार मना सकते हो।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सो ये था हमारा पूरा का पूरा इंटरनेशनल डेट लाइन का सिस्टम। अब अब भाई हमारा जो एक्चुअली टॉपिक होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारे दो तीन क्वेश्चंस देखे मैंने जो बने हैं, और वो मैंने आपको क्वेश्चंस करा भी दिए हैं। और वो क्वेश्चंस सारे के सारे कैसे थे भाई? वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको जो अभी तक पढ़ा है उसके फंडामेंटलिज्म पे ही कराए हैं। ठीक है ना? जो कंसेप्चुअल बेसिस था, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उन सभी को यूज करके ही मैंने कल क्वेश्चंस कराए थे आपको। ठीक है ना? इंटरनेशनल डेट लाइन पर क्वेश्चन यही बनता है मोस्टली कि जब आप उसको क्रॉस करते हो, एक स्टेटमेंट डाल सकता है वो। ठीक है ना? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इंटरनेशनल डेट लाइन की भी डाल सकता है। ठीक है ना? दैट इट वाज एग्रीड इन 1984, तो वो गलत हो जाएगा, 1884 में एग्रीड हुई थी। ठीक है भाई। नाउ अब हम बात करेंगे भाई यूनिवर्स की। ठीक है, अब यूनिवर्स में क्या है, डायरेक्टली तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बट मैं आपको डायरेक्टली छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना? जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो कोई मुझे बताएगा यूनिवर्स होता क्या है? यूनिवर्स आप किसको बोलोगे? कोई भी? चलो मैं लिख देता हूं, दैट इज लिमिटलेस एक्सपेंशन। ठीक है भाई, किसका एक्सपेंशन? लिमिटलेस एक्सपेंस ऑफ स्पेस। ठीक है भाई, सराउंडिंग, किसके सराउंडिंग? सराउंडिंग अस। ठीक है ना? विच इज कंसिस्टिंग ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स। ठीक है भाई, सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, हमको तो एक ही पता है अपने वाला। ठीक है ना? सो एटसेट्रा, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है ना? नाउ ध्यान से सुनना मेरी बात। हमको क्या पता है? हमको ये पता चला है अभी तक कि जो यूनिवर्स है, जितना भी हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स है, यूनिवर्स हैज अराउंड 1000 टू 4000 क्या, बिलियन गैलेक्सीज इन इट। बिलियन गैलेक्सीज इन इट, किसमें? यूनिवर्स में। ठीक है ना? किसी भी कांस्टेंट टाइम पीरियड में आप इतनी गैलेक्सीज देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना? और स्टार्स भी कितने हैं हमारे? दैट इज 100 to 400। ठीक है ना? सॉरी, 100 लिखो इसको भी, 100 to 400 बिलियन स्टार्स। ठीक है भाई, इतने ही हमारे स्टार्स हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग। ठीक है, क्या? अब ये सबको पता होगा। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एज द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इससे पहले भी हमारी दो थ्योरी आ चुकी। हाँ बोलिए। हेलो। किसी का भाई कोई डाउट था क्या? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भाई ओरिजिन की। ठीक है ना? मैंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पर आपको दो तीन चीजें बतानी है जो पूछी जा सकती है। ठीक है ना? बहुत छोटी सी चीज है, मतलब इट इज काइंड ऑफ अ स्टैटिक पार्ट। ठीक है ना? तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स से रिलेटेड हमारी थ्योरीज पूछ ली जाती है। थ्योरीज मतलब वो ऑप्शंस में डाल दी जाती है, दैट विच ऑफ द थ्योरी इज रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो जो सबसे पहली थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है भाई स्टडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, अब ध्यान से ही समझो इसको। स्टडी स्टेट थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी डायरेक्टली समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब देखो। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय, पहले आपको ये पता होना चाहिए किसने प्रपोज किया था। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय एक आदमी था जिसका नाम था फ्रिड होग। ठीक है भाई, फ्रिड होल एक करके आदमी था,
उन्होंने प्रपोज किया था। अब स्टडी स्टेट, स्टडी मतलब एक जैसा, स्टेट मतलब कोई भी एक पोजीशन जो होगी, ठीक है ना, साइज मास ये सब, ठीक है। तो स्टडी स्टेट ने क्या बोला, दैट द ओवरऑल साइज एंड द मास ऑफ यूनिवर्स दैट विल रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में चले जाओ आप, जो हमारा साइज है यूनिवर्स का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो मास है हमारी यूनिवर्स का वो कांस्टेंट रहेगा। एंड द यूनिवर्स हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग, उसने ये भी बोला था। इट इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग, ये हमेशा एक्सपैंड हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा, दैट इज क्रिएटिंग न्यू स्टार्स, दैट इज क्रिएटिंग न्यू गैलेक्सीज, ठीक है ना। बट इन द सेम वे हम क्या हो जाते हैं कि जितने भी हमारे जो पुराने वाले होते हैं, जो पुराने बने होते हैं, पुराने स्टार्स, पुरानी गैलेक्सीज, उनको क्या होते हैं, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसने दिया था स्टडी स्टेट थ्योरी। मान के चलो मेरे पास ये हमारी यूनिवर्स है, यहां से ये एक्सपैंड होती जा रही है, ठीक है ना। तो जो ये पीछे वाला जा रहा है इसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे अब, ठीक है ना। इट जस्ट गो बियॉन्ड अवर रीच, ये हमारे अपनी हमारी रीच से बाहर चला जाता है, तो इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बोलता है कि जितना हमको देख पाते हैं, जितना हम देख पाते हैं, दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन नेचर, ठीक है ना। इसीलिए इसका साइज, इसका मास जो है वो कांस्टेंट बताया था इसने, कि हम इतना ही देख पाते हैं तो इतना ही मास है और इतना ही क्या है इसका साइज है। क्या भाई मेरी बात समझ में आई? बोलिए। सर प्लीज और एक बार बताइए ना सर ये। ठीक है भाई, देखो मैंने बोला मान के चलो ये यूनिवर्स है भाई, ठीक है ना, पूरा का पूरा ऐसा यूनिवर्स है। अब ये यूनिवर्स जो है, मैंने बोला आपको कि द ओवरऑल साइज एंड द मास ऑफ दिस यूनिवर्स इट रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट इन टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपको इसका मास और क्या देखोगे, हमारा साइज देखोगे, तो ये हमेशा आपको इतना ही दिखेगा। अब मैंने बोला आपको कि नाउ जो यूनिवर्स है इसकी ना तो कोई बिगनिंग है, कहीं पर ये बिगिन नहीं हो सकती है कि यहां पर आप इसको पहुंच जाओगे, ये बिगनिंग है इसकी, और ना ही इसका एंड पॉइंट है कि यहां पर आप बोल दोगे इसका कि दिस इज एंड पॉइंट, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहती है कि इट इज ऑलवेज जो है, इट इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग, ठीक है ना, ये एक्सपैंड हो रही है, और जो पुराने वाला है ये पुराने वाला पीछे चला जाएगा और आगे वाला बनता चला जाएगा। सो जो ये मेरा पीछे जा रहा है, ठीक है ना, इसको तो हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या मेरी बात भाई समझ में आई? क्योंकि ये तो लाइट से बाहर चला जाएगा, हमारी रीच से बाहर चला जाएगा। जी क्या सर। सर मेरी बात समझ में जी सर। क्लियर है? जी हाँ। सर। तो उसी को बोलते हैं स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी मतलब एक सही समय पे उतना ही बनता जाता है और उतना ही वो चला जाता है दूसरी तरफ, ठीक है ना। क्या भाई मेरी बात समझ में आई? जी सर। अब देखो दूसरी एक और थ्योरी है, और ये थ्योरी बहुत दिन तक चली भी है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग थ्योरी, ठीक है भाई। पल्सेटिंग थ्योरी बोलते हैं इसको, एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? दिस वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर एडिंगटन, ठीक है ना, एडिंगटन, आर्थर एडिंगटन ने ये प्रपोज किया था। इसने क्या बोला था, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना मेरी बात। इसने बोला था कि जो यूनिवर्स है हमारा, एज पर दिस थ्योरी, इसने बोला था कि जो यूनिवर्स है वो एक बारी कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक बारी एक्सपैंड होती है। And now we are living on this planet, we are living in this universe, it is the time period, it takes billions and millions of years to contract and to expand। तो अभी जब हम यहां पर रह रहे हैं, it is the time of expanding of the universe। क्या भाई मेरी बात समझ में आई? कि जो हमारी यूनिवर्स है वो आज एक्सपैंड हो रही है, बट ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स इट विल ऑल्सो गेट कॉन्ट्रैक्टेड। ये थी पल्सेटिंग थ्योरी बस। क्या भाई मेरी बात समझ में आई यहां तक? प्लीज भाई एक बार सब लोग लिख भी दीजिए। यस सर। ऐसे थोड़ा मोनोटोनस लगता है ना, प्लीज आप माइक खोल के बोल दिया करो। ठीक है भाई। यस सर, यस सर, आगे चलते हैं भाई फिर। अब जो
सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, बोलिए। ठीक है भाई, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है यूनिवर्स को लेके? दैट इज बिग बैंग थ्योरी। ठीक है भाई, सबको पता होगा बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है हमारी, मोस्टली मुझे तो ऐसा ही लगता है। सो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले, दिस थ्योरी वाज, सर इट नेबुला वाज, हाइपोथेसिस जो, वो भी यूनिवर्स थ्योरी है क्या? नहीं, वो फिर सर स्टार से रिलेटेड होता है वो, उस पर बात करेंगे हम, डोंट वरी। ये रहा। चले भाई आगे। ठीक है भाई, देखो, सो जो बिग बैंग थ्योरी है, इट वाज प्रपोज्ड बाय, ये नाम आपको याद रखना है, इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज, जो जॉर्ज थे, ठीक है ना, जॉर्जियस लमात्रे। ठीक है ना, कब? इन 1927। ठीक है भाई, अब इस थ्योरी ने क्या बोला, दैट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अराउंड 13.7 और 13.8, ठीक है ना, मैं यहाँ पर 13.7 लेके चलता हूँ, लेकिन इतने बड़े टाइम पीरियड में हम कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज एन एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब समझते हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं, देखो ध्यान से सुनने का ट्राई करना, अगर मैं आपको, आपने शायद जब हम तराजू में कुछ भी तोलते थे पहले, आपने उसमें जो हमारा वेट होता है, वेट तो सबने देखा होगा ना, 1 kg का वेट तो सबने देखा होगा ना, तो 1 kg का वेट कितना सा होता है? अगर मैं बताऊं आपको, वो इतना सा वेट होता है, ठीक है ना, इतना बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं उसी में, वहीं पर दूसरी साइड में, जो मेरा तराजू का दूसरा पलड़ा होगा, उस पलड़े में अगर मैं 1 kg शुगर रखूं, तो वो उसका मास ज्यादा होगा नहीं होगा? तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ सर आपका कि जो आवाज बिग थोड़ा बैंग, ब्रेक हो रहा है सर बीच में। अभी ठीक है क्या भाई? मे भी ठीक है, शायद ठीक थोड़ा है। इंटरनेट, हाँ इंटरनेट की ब्रेक कमी हो रहा है होगी सर भाई। बार बार। ओ, मेरा यार ठीक है सर। ओके, कोई नहीं, ठीक है, कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा, बट इट्स ओके। चलो स्टार्ट करते हैं पहले। मैंने बोला भाई कि अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो द यूनिवर्स, ठीक है ना, जो हमारा टोटली यूनिवर्स था, अगर मैं किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दूं, कॉम्पैक्ट का मतलब समझते हो ना आप, उसको तोड़ मरोड़ के उसको बिल्कुल बिल्कुल टाइटली, उसके जो अंदर के पार्टिकल्स होंगे वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक कर दिए मैंने कि वो इतना सा पॉइंट बना दिया, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट बना दिया। तो मेरे को आप खुद बताओ, जब मैं किसी चीज को इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दूंगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगा सर। हाँ, सो इट वाज वेरी डेंस, ये बहुत ही ज्यादा डेंस था, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट था, एंड इट हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था, मतलब इवन वी कैन नॉट इमेजिन द टेम्परेचर ऑफ दिस, ठीक है ना। एंड इट वाज देयर ओनली इन सिंगल डॉट, ठीक है ना, इस डॉट में था ये सब कुछ, कॉम्पैक्ट, प्रॉपर डेंस, एंड विद अ वेरी हाई टेम्परेचर, इट वाज जस्ट लाइक इन दिस टिप, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज, इस टाइम पीरियड में देयर वाज, कोई मैटर नहीं था हमारे पास, देयर वाज नो मैटर, कोई मैटर नहीं होता था, देयर वाज नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं था हमारे पास, स्पेस भी नहीं था, ठीक है ना, स्पेस नहीं था, तो देयर इज नो टाइम, ये तीनों चीजें नहीं थी इस पॉइंट के टाइम पीरियड में, जब ये पॉइंट था, ठीक है ना, जब ये सिंगुलैरिटी वो पॉइंट था, इस टाइम पीरियड में कुछ नहीं था, यही वाला ये पॉइंट दिखाया गया है इसमें, ठीक है भाई, डन। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज एक्सप्लोजन इन दिस, ये जो सिंगुलैरिटी पॉइंट था, इसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है ना, दैट एक्सप्लोजन इज कॉल्ड एज बिग बैंग, उसी एक्सप्लोजन को हम क्या बोलते हैं भाई? बिग बैंग बोलते हैं, कि जो हमारा ये सिंगुलर पॉइंट था, वेयर देयर वाज नो स्पेस, वेयर देयर वाज नो टाइम, वेयर देयर वाज लाइक हाँ नो मैटर,
कोई मैटर भी नहीं था। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जब ये बैंग हुआ, बहुत बड़ा सा बैंग हुआ, बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिवर्स स्टार्टेड टू एक्सपैंड। ठीक है ना, जो यूनिवर्स है, जो स्पेस बना, वो स्पेस और यूनिवर्स और टाइम बनना स्टार्ट हुआ। क्योंकि अगर मैं बोलूं आपको, अगर पहले कुछ चीज इतनी यहां पर थी, अब ये यहां से यहां गई, तो इट टेक्स टाइम टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर। तो टाइम, स्पेस, ये सारी चीजें यहीं से आई। और जो वो इतना ज्यादा डेंस मटेरियल था, इतना ज्यादा डेंस मटेरियल था, वो जब उसमें ब्लास्ट हुआ, तो उसकी वजह से वो मैटर बनने स्टार्ट हुए। वहीं से हमारा मैटर आया, वहीं से हमारा डार्क मैटर आया, वहीं से हमारी डार्क एनर्जी आई। ठीक है ना, तो डार्क एनर्जी हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। क्लियर भाई मेरी बात? एंड फ्रॉम दैट डे टिल नाउ द यूनिवर्स स्टार्टेड टू एक्सपैंड एंड इट इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। ये आज तक एक्सपेंड कर रही है। ठीक है भाई। नाउ ये जो एक्सपेंशन है, दिस एक्सपेंशन और द एक्सपेंशन, दिस सब्सिक्वेंटली क्रिएटेड द फोर्स ऑफ फिजिक्स। कौन कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी। ग्रेविटी वहीं से आई थी, जो वो एक्सपेंशन हो रहा था, उसी की वजह से हमारा ग्रेविटी आया था। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दे ऑल्सो कम फ्रॉम देयर। ठीक है ना, एटम्स, वो भी सब वहीं से आए थे। मॉलिक्यूल्स, वो भी सब वहीं से आए थे। तो ये सारी चीजें जितनी भी है हमारी गैसियस कंपाउंड्स, ठीक है ना, गैसियस सब्सटेंस, दे कम फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है ना, क्योंकि गैसेस की वजह से क्या होगा, हम आगे देखेंगे, वो स्टार्स बनेंगे एंड गैलेक्सीज फॉर्म होगी। ठीक है, आफ्टर दैट। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें समझ में आई। अब इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा बोलता है कि जो फर्स्ट सेकंड थे, ठीक है ना, इवन दो, अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं डीप बताऊं इसमें, देयर वाज अ बुक। ठीक है ना, फर्स्ट 3 मिनट देयर वाज अ बुक, ठीक है ना, विच वाज रिटन बाय, वो क्या नाम थे, सॉरी मैं भाई नाम भूल गया उनका, वो जो चेयर पे बैठे रहते थे साइंटिस्ट, किसी को पता है क्या? स्टीफन स्टीफन हॉकिंग। हॉकिंग। हाँ, स्टीफन हॉकिंस। ठीक है ना, उन्होंने वो बुक लिखी थी। ठीक है ना, कि फर्स्ट 3 मिनट के आफ्टर द बिग बैंग, जो फर्स्ट 3 मिनट थी, what happened at that point of time, that has been written by स्टीफन हॉकिंस। ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है, बट दैट इज नॉट फॉर अवर एग्जामिनेशन। ठीक है ना, मैं वो चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े एंड यू विल एबल टू इजीली, कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे चीज पता है, इसको मैं इलिमिनेट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लूंगा। सही चीज नहीं ढूंढनी होती है। मैंने अपने जीवन में 2 चीजें सीखी है, मैथमेटिक्स एंड जीएस में। सही चीजें मत ढूंढो, गलत चीजें आपको पता होती है उनको हटा दो, सही चीजें ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे आप। गलत रास्ते कट करो, सही रास्ते पे ऑटोमेटिक पहुंचाओगे आप। ठीक है, अब देखो क्या बोला भाई मैंने आपको, कि दैट देयर वाज हबल। ठीक है ना, एक हबल था, बताता हूं इसके बारे में भी। हबल इन 1929 ही प्रपोज दैट, क्या प्रपोज किया, दैट ऑल द ऑब्जर्वेबल स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है ना, हबल एक आदमी था, उसने 1929 में क्या किया, उसने प्रपोज किया दैट ऑल द ऑब्जर्वेबल स्टार्स गैलेक्सीज, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला, दैट्स व्हाई ही डिस्कवर दिस थ्रू द फिनोमिना ऑफ, कौन सा फिनोमिना, एक बोलते हैं हम फिनोमिना को रेड शिफ्ट। ठीक है ना, और ये रेड शिफ्ट जो है, जब उसने ये देखा कि जो रेड शिफ्ट है वो दूर जा रहा है हमसे, इसी से हमको ये पता चलता है कि जो हमारी यूनिवर्स है, इट इज एक्सपेंडिंग टिल नाउ, ये आज भी एक्सपैंड कर रही है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, हबल टेलीस्कोप किससे रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है। ठीक है ना, रेड शिफ्ट जो होता है वो किस चीज का प्रूफ है, दैट इज द प्रूफ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज हबल कांस्टेंट, उसको ही हमने बोल दिया था फिर हबल कांस्टेंट। क्या भाई मेरी बात यहां तक सब कुछ समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। जी बोलिए। यस सर। सो दिस वाज द बिग बैंग थ्योरी, ये पूरा बिग बैंग थ्योरी है। इसी की वजह से फिर हमारे
स्टार, गैलेक्सीज, ये सब फॉर्म होते चले गए, क्योंकि वो मैटर जो था वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता चला गया, और इकट्ठा होने की वजह से जब वो गैसियस पार्टिकल्स थे या मेटल्स थे वो इकट्ठे होते चले गए, फिर वहां पर कुछ कुछ ग्रेविटी बनती गई उनकी खुद की भी, और वो ग्रेविटी उनको अपने चारों ओर घुमाती रही। दैट्स हाउ आवर गैलेक्सीज एंड दीज आर फॉर्म्ड, ठीक है ना, स्टार्स और गैलेक्सीज। ये बताओ मुझे, जो मैंने आपको बताया है, वी आई हैव टेल यू थ्री थिंग्स, ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें बताई भी मैंने अभी आपको, कहाँ लिखा था? हाँ, एक तो ये स्टेडी स्टेट, पल्सेटिंग, एंड दिस, हाँ ये रही, ये वाली भाई। तीन थ्योरी बताई मैंने आपको, बिग बैंग, पल्सेटिंग में यूनिवर्स एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, अभी कौन से मोड में है? एक्सपेंशन मोड में है। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है? दैट यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है, इट इज एक्सपेंडिंग, और जो पुराने वाला है वो अनऑब्जर्वेबल हो जाता है, वो हमारी रीच से बाहर हो जाता है। क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई सबको? सर एक बार रिपीट में पॉइंट, हाँ वो कर दिया मैंने, रिपीट मेन पॉइंट। अगर मैं इसका बताऊं, बिग बैंग का, बिग बैंग आई थी, लिमात्रे ने दिया है, 1927 में आया है, ठीक है ना। उसने बोला है कि सबसे पहले सिंगुलर चीज थी जो बहुत ज्यादा कंडेंस थी, जिसमें बहुत ज्यादा हमारा लाइक ऐसे डेंस था, ये डेंस बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको, जो हमारे ब्लैक होल होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, इतने ज्यादा टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे से, कि अगर मैं वहां से एक चम्मच उसका मटेरियल लेकर आऊंगा ब्लैक होल का, इसीलिए तो वो ब्लैक होल है ना, क्योंकि इवन दो वो लाइट भी पास नहीं होने देता अपने आप अंदर से, इतना टाइटली क्लोजली पैक्ड है वो, ठीक है। तो उसकी जो एक चम्मच का भार है वो यहाँ पर 100 हाथियों के बराबर होगा, जो प्रॉपर 100 अडल्ट हाथी होंगे बढ़िया बड़े, उनके बराबर होगा, ठीक है ना, दैट इज द कॉम्पैक्ट, ठीक है ना। तो वही बता रहा हूँ कि ये भी डेंस था, बहुत ज्यादा हॉट मटेरियल था, एंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो इसमें क्या हुआ, देयर वाज एक्सपेंशन, उस एक्सपेंशन से ही सारी चीजें आई, मैटर, भाई एक्सपेंशन हुआ इसमें, सो ये देखो स्पेस बना, यही स्पेस है, ये जब यहां से यहां तक गया, इट टेक्स टाइम, सो टाइम का इन्वेंशन हो, ठीक है ना, टाइम आया मतलब, एंड देन इट इज एक्सपैंडिंग, और ये बनता चला गया, और जो ये मैटर था डेंस, वो जब टूटा, उससे हमारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सारी चीजें बनती चली गई, उसमें अलग अलग थ्योरी दी जाती है फिर बाद में, बट मेन मोटिव वही है वहां तक। नहीं भाई, स्टडी स्टेट थॉमस गोल्ड कैसे होगा? इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेड होग, फ्रेड हॉल भाई, स्टडी स्टेट, पल्सेटिंग आर्थर एडिंगटन, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। देखिए भाई, अब बात करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ठीक है भाई, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। सो अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं भाई, यहां पर देखो, जी आइए देखते हैं भाई, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार देखते हैं। सो सबसे पहले बात करता हूं मैं, एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने बोला कि एक नेबुला होता है, ठीक है ना भाई, देयर इज दिस गैसियस क्लाउड, ठीक है ना, इसको बोल दिया मैंने नेबुला, ठीक है भाई, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, नेबुला। नेबुला एक्चुअली होता क्या है नेबुला? इट इज अ वेरी बिग क्लाउड, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ह्यूज क्लाउड होता है, किस चीज का? ह्यूज क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, क्लियर भाई, डस्ट होती है इसमें, एंड इट ऑल्सो कंटेन, इट मेनली कंटेन हीलियम या फिर हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये तो हीलियम होता है इसमें या हाइड्रोजन होता है इसमें, क्लियर भाई मेरी बात यहां तक? नाउ द गैस इज पुल्ड टुगेदर,
अगर ये मान के चलो यहाँ पर ऐसे ऐसे गैसियस मटेरियल है, ठीक है, सो जो इसका सेंटर है वहां पर कुछ तो मास होगा ना, जो ये सेंटर है इसका कुछ तो मास होगा ना, और वो जो सेंटर का जो मास होगा वो कुछ ग्रेविटी पुल करेगा. सो द गैस इज पुल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटी एंड द एंटायर नेबुला स्टार, ये पूरा का पूरा जो नेबुला स्टार है ये ऐसे स्पिन करने लग जाता है. क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई आपको? एक बारी बस ये बोल दीजिए, मैंने बोला एक गैस का बड़ा सा पहाड़ है, बड़ा सा बादल है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, उसके जो सेंटर में है, उसके सेंटर में वो कुछ थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मान के चलो उसमें डस्ट होगी, गैस होगी, जो उसका सेंटर है वो हैवी हो गया, दैट विल प्रोड्यूस ग्रेविटी. और जो वो ग्रेविटी होगी वो जितने भी गैसियस एटम होंगे, डस्ट होगा, उनको सबको बांध के रखेगा और उसको स्पिन कराना शुरू कर देगा. क्या भाई यहां तक मेरी बात समझ में आई? जी सर. अब मेरे को एक Yes, बात sir. बताओ, जो ग्रेविटी होगी वो अपनी तरफ सारी चीजें खींचेगी नहीं खींचेगी? Yes, sir. बोलिए भाई. खींचेगा खींचेगा खींचेगा. खींचेगा. जब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपके पास कुछ भी चीज ऐसे है जो वो ऐसे आ रही है बार बार, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, चारों तरफ से आ रही है, ठीक है ना, सेंटर में सारी चीजें चल रही है, सेंटर में आ रही है, ऐसे खींच रही है, ठीक है, या वो एक दूसरे से टकराएंगी भी? यस सर. वो गैसेस के पार्टिकल जो होंगे, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल जो होंगे छोटे छोटे, एक दूसरे से टकराएंगे. तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो स्पिनिंग गैसेस हैं किसके सेंटर के अराउंड, उनका जो मास होगा दैट रीचेज अ वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो पार्टिकल्स बार बार टकराएंगे. तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो इसका सेंटर होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ वाला. Yes, sir. एंड उसी वजह से क्या होगा, जो इसकी कोर होगी, ये कोर का जो टेम्परेचर होगा ये क्या हो जाएगा, इट बिकम वेरी हॉट. ठीक है ना, जो कोर होगा ये बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाएगा. और इस जब ये चारों तरफ से ऐसे मटेरियल खींचेगा, वो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, तो वो जो सेंटर है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. इट टेक्स मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है ना. एंड व्हेन द टेम्परेचर इज राइजिंग, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, जो कोर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा राइज हो जाती है, ठीक है, जो कोर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है. उसी जगह को हम क्या बोल देते हैं, जब इसका वो टेम्परेचर इतना इग्नाइटेड हो जाता है, ठीक है ना, उस फेज को हम बोलते हैं इसको प्रोटो स्टार. क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई? उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटो स्टार. क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई? समझ हाँ गया सर. समझ गया sir. यस सर. ठीक है, ये देखो यही चीज है, ठीक है ना. ये जो नेबुला होता है, ठीक है ना, ये नेबुला के जो गैसेस है, जब ये देखो बीच वाला जो पार्ट है इसमें, ये इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि इसमें जो बीच वाला जो हिस्सा है इतना गर्म हो गया कि इसकी जो कोर है वो बहुत ही ज्यादा तप गई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो गया. उसी को हमने क्या बोल दिया, प्रोटोस्टार बोल दिया. ठीक है भाई. अब ध्यान से सुनना मेरी बात. मैंने बोला जब ये प्रोटोस्टार का जो टेम्परेचर है, व्हेन दिस टेम्परेचर ऑफ द कोर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कोर इट क्रॉसेस, जब ये कितना क्रॉस कर देती है, इट क्रॉसेस 15 मिलियन डिग्री, मिलियन डिग्री, इतना जब ये टेम्परेचर क्रॉस कर देती है, याद रखना मैंने कितना बोला, 15 मिलियन डिग्री, क्योंकि मुझे यहां पर अब एक रिएक्शन स्टार्ट करानी है, एंड टू स्टार्ट दैट रिएक्शन आई नीड दिस मच टेम्परेचर. ठीक है भाई. तो यहां पर क्या होता है, जब इसकी जो कोर का प्रोटोस्टार की जो कोर का टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 15 मिलियन डिग्री पहुंच जाता है, देयर वाज न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहां पर क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है. ठीक है ना, कहां पर, एट द कोर. क्लियर है भाई मेरी बात? और यही क्या होता है यहीं पर, इसी को हम बोलते हैं दैट रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ स्टार. यही क्या होता है, हमारा स्टार होता है. क्या भाई मेरी बात समझ में आई? हाँ सर. Yes, sir.
सो मैंने बोला सर ये आपको, इसमें सर जैसे कि इसको इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हैं ना सर? हाँ, ये सबसे इनिशियल स्टेट यही होती है। मैंने बोला गैसेस थी, गैसेस एक साथ आई, नेबुला था, गैसेस का ऐसे बादल था, उसके जो पार्टिकल्स है वो ग्रेविटी की वजह से आसपास आने लगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि जो उसकी कोर थी वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई। इतनी ज्यादा गर्म होती चली गई, वो बार बार कुछ ऐसे लगते लगते, ठीक है, इतनी गर्म हो गई कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना पहुंच गया, 15 मिलियन डिग्री। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या करती है भाई? फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने बोला आपको फ्यूजन का मतलब क्या होता है। फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजों को इंटीग्रेट करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ऐसे ही एग्जांपल बता रहा हूं आउट ऑफ नो वेयर, लेकिन वो हमेशा याद रह जाएगा। अकबर जो था, अकबर ने मुगल आर्किटेक्चर को फ्यूजन किया था राजपुताना के साथ। तो उसको हमको क्या देखने को मिलता है? बिल्डिंग मुगल होगी, लेकिन उसमें जैसे छज्जे हैं, छज्जा समझते हो, हैंगिंग बालकनीज, दे बिलोंग फ्रॉम द राजपुताना स्टाइल। तो वो मिक्सचर है, ठीक है ना। यहां पर भी क्या है? फ्यूजन चल रहा है। फ्यूजन मतलब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे वो दो हाइड्रोजन मिलने के बाद हीलियम बनाना शुरू कर देंगे। क्या भाई मेरी बात समझ में आई? हैवियर एलिमेंट बनाएंगे। यस सर। क्लियर भाई मेरी बात यहां तक Yes, sir. सभी को? सो आई एम सेइंग दैट, ध्यान से सुनना मेरी बात। सर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तो तभी तक चलेगी ना जब तक इसको हाइड्रोजन सप्लाई होगा, क्योंकि जब तक इसमें हाइड्रोजन रहेगा तभी ये हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा भाई? तभी ये हाइड्रोजन को सर कन्वर्ट कर पाएगा, किस में कन्वर्ट कर पाएगा? हीलियम। हीलियम में, ठीक है ना। हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट करता रहेगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर इसका जो हाइड्रोजन होगा वो खत्म हो जाएगा। यस सर। सो व्हेन द सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन रन्स आउट, जो कोर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। भाई अगर मैं बताऊं आपको कि ये हमारा जो एक अर्थ मतलब कोई भी स्टार है, और ये क्या है? इसकी कोर है। यहां पर इसका हाइड्रोजन खत्म हो गया, ठीक है ना। इस वाले इलाके का सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया। तो आप मेरे को बताओ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सबसे पहले यहीं तो रुकेगी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इस पे तो हाइड्रोजन है ना, यहां पर तो हाइड्रोजन होगा। तो सर इसका जो हमारा कोर वाला पार्ट है, ये सर जो कोर वाला पार्ट है, यहां पर क्या होगा? यहां पर जब रिएक्शन रुक जाएगी तो सर यहाँ का टेम्परेचर लोअर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब टेम्परेचर लो होता है, चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपैंड होती है? बोलिए भाई। कॉन्ट्रैक्ट Contract. होते हैं सर। Contract कॉन्ट्रैक्ट, होता है contract. हाँ। तो इसका भी कोर क्या होने लगता है? जब ये हाइड्रोजन बिल्कुल खत्म हो जाता है तो कोर इसका कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, कोर, ठीक है ना। सिमिलरली जो ये इसका पार्ट होता है, ये वाला जो बाहरी पार्ट होता है, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अब क्या होगा? फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये धीरे धीरे ऐसे ही तो बढ़ती जाएगी ना फ्यूजन रिएक्शन, ये बढ़ती जाएगी तो ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या होगा? एक बहुत ही बड़ा, भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बीच में से, एक्सपैंड हो रही है सारी साइड से, ठीक है ना, चारों साइड से एक्सपैंड होगा। जब ये चारों साइड से एक्सपैंड होगा तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टार जैसे दिखता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेड जाइंट स्टार, ठीक है ना। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब इसके चारों तरफ, कोर के, कोर में तो नहीं चल रही है ना, अब चारों तरफ चल रही है। चारों तरफ क्या चल रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन विच गिव्स अ रेड कलर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेड जाइंट स्टार, क्योंकि अब ये चारों तरफ से क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया। सो इट विल बिकम दानव, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? लाल दानव तारा। क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई सबको? Yes, sir. यस सर। इन विच गैसेस, इन विच गैसेस नहीं होगा भाई,
कि जब नेबुला होता है उस टाइम कौन कौन सी गैसेज होती है, कौन कौन सी गैसेज का सर, वो हमारा जो गैसियस प्लेनेट होते हैं, मतलब वो गैसियस का जो एटम्स होते हैं, गैसियस के क्लाउड्स होते हैं, वो कौन कौन सी गैसेज होती है? मोस्टली हाइड्रोजन ही होती है, डस्ट पार्टिकल होती है, और थोड़ा बहुत है हीलियम भी देखने को मिल जाता है वहां पर, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, ठीक है ना। A nebula is a huge cloud of gas mainly contain dust and hydrogen, ठीक है। अगर वो चार ऑप्शन में हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट कुछ भी डालेगा, तुम गैस का अगर पूछेगा तो डायरेक्टली हाइड्रोजन डालना, ठीक है भाई। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, मैंने जो बोलने जा रहा हूं, मान के चलो मैंने बोला आपको कि जो हमारा इफ इट इज लो मास स्टार, ठीक है ना, लो मास स्टार मतलब जो ये स्टार था रेड जाइंट स्टार, ठीक है ना, जो ये रेड जाइंट स्टार था, इफ इट हैज अ लो मास स्टार, ठीक है ना, ये लो मास स्टार है, मतलब इसका मास कितना है? इट इज 10 टाइम मास ऑफ द सन, ठीक है ना, लेस देन, इसका अगर मास की बात करूं मैं, अगर इसका मास है लेस देन, मास की बात करूं, मास लेस देन 10 टाइम्स ऑफ सन, ठीक है ना, सन का जो हमारा मास है उससे अगर इसका जो मास है 10 टाइम कम्स है, ठीक है भाई, सो जो इसकी कोर है वो कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है ना, जो इसकी कोर है वो कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है हमारा, जिसकी वजह से ये प्लेनेटरी नेबुला बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? प्लेनेटरी नेबुला बोलते हैं बस इसको। नेबुला बनते हैं। जी, प्लेनेटरी नेबुला, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो ये लाइक इसमें सारी की सारी रिएक्शन खत्म हो जाती है, तो ये एक व्हाइट लाइट शो करता है, पूरी की पूरी रिएक्शन खत्म होगी, ठंडा भी हो गया, तो ये एक तरह की व्हाइट लाइट शो करता है, उस व्हाइट लाइट को हम क्या बोल देते हैं, जो व्हाइट लाइट स्टार होगा दैट इज व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। फिर ये व्हाइट ड्वार्फ से भी जब इसकी लाइट खत्म हो जाती है, तब हम इसको बोल देते हैं भाई ब्लैक ड्वार्फ, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये व्हाइट लाइट भी खत्म हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, देन इट इज नोन एज ब्लैक ड्वार्फ। क्या भाई मेरी बात समझ में आई? अब देखो इसका लो मास था, इसीलिए मैंने इसको बोला लो मास था इसका, सन से कम था, कितना कम था? 10 टाइम्स, ठीक है ना, लेसर देन सन। अब दूसरी तरफ देखो, अगर ये जो नेबुला है और जो ये स्टार बना था, इसका सबसे पहला जो प्रोटोस्टार बोला था मैंने आपको, अगर उस प्रोटोस्टार का एवरेज, ठीक है ना, अगर वो एवरेज स्टार, ठीक है ना, सन के मास से, ठीक है ना, सन के मास से कितना ज्यादा है? बड़ा है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है, 10 टाइम्स बड़ा है मान के चलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज 10 टाइम्स बिगर देन दैट, बहुत ही बड़ा है। If the mass of a star is more than 10 times of the sun, then the star result in red supergiant। किसमें बदल जाता है? रेड सुपर जाइंट में। यहां क्या था? सिर्फ रेड जाइंट था। क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई? बोलिए। यस सर। Yes, आगे sir. सर। ठीक, इस रेड जाइंट की वजह से क्या होता है, जब ये रेड जाइंट बन जाता है, ठीक है, रेड जाइंट रिजल्टेड इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन, इसमें एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं इसमें, ठीक है ना, एंड इट इज बिटवीन 1.4 टू 3 टाइम्स, ठीक है ना, 1.3 टू 3, 1.4 टू 3 टाइम्स होता है इसका मास ऑफ सन, ठीक है भाई। सुपरनोवा हुआ, सुपरनोवा होने के बाद क्या हुआ कि जब सुपरनोवा हुआ, ठीक है ना, मैंने बोला अ रेड सुपर जाइंट स्टार, अ रेड सुपर जाइंट स्टार, ठीक है ना, रिजल्टेड इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्यों? क्योंकि इसका जो कोर होता है, इसके कोर में आयरन का कोर बन जाता है, जो आयरन कंटेंट होता है वो सारा इकट्ठा होता चला जाता है, और ये इतना बड़ा होता है इन साइज में, आप सोच के देखो ना, 10 टाइम्स ऑफ द सन। सो आयरन की कोर की वजह से इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, जब वो गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा,
इतना ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऐसे फट जाता है, ठीक है ना, एक्सप्लोजन हो जाता है। क्लियर है भाई मेरी बात? सो इफ द रेमिनेंट ऑफ द सुपरनोवा, अगर जो इसके सुपरनोवा के रेमिनेंट है, जो भी हमारा सुपरनोवा हुआ उसके जो रेमिनेंट होंगे, ठीक है ना, अगर उस रेमिनेंट का वो जो रेमिनेंट बचा है वो 1.4 से लेके 3 टाइम्स है किसके, मास के सन से, सो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी वजह से होगा, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या बनेगा भाई, हमारा न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ठीक है ना, विच इज वेरी हैवी डेंस बॉडी, बहुत डेंस बॉडी होती है ये न्यूट्रॉन स्टार, ये रहा। क्या भाई मेरी बात समझ में आई? और यहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं, एक्चुअली न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यही बात बोल रहा हूं कि अगर ये जो रेमिनेंट थे सुपरनोवा के, इट इज बिगर देन द 3 टाइम्स, ठीक है ना, अब क्या है, 3 टाइम्स से बड़े है, ठीक है ना, इफ द रेमिनेंट ऑफ द कोर आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन is more than 3 times the mass of sun, then the core will collapse under the gravity, ठीक है ना, और वो क्या होगा, ऐसे टाइटली क्लोज पैक होता चला जाता है कोर के ऊपर, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा क्या फॉर्म होता है, ब्लैक होल, एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज द कोर, यही कोर है इसकी बस, क्योंकि वो इतना टाइटली क्लोज पैक हो जाता है, इतना टाइटली क्लोज पैक हो जाता है दैट इवन द लाइट कैन नॉट पास, ठीक है भाई, क्या मेरी बात समझ में आई? सर सुपरनोवा कहां बनता है? सुपरनोवा बनता नहीं है, सुपरनोवा होता है, ठीक है ना, इट इज नथिंग बट इट इज द एक्सप्लोजन। रेड जाइंट में क्या होता है, जब रेड जाइंट में यहाँ पर जो इसकी कोर होती है, इसमें आयरन का जो कंटेंट होता है वो इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से जब हमारा एक्सप्लोजन होता है, रेड जाइंट रिजल्ट इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ आयरन कोर, इसकी जो कोर होती है वो आयरन कोर होती है, उस वजह से इसमें एक्सप्लोजन होता है, उसी को हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं भाई। हाँ भाई, 10 टाइम्स भी बोल सकते हो, रेड जाइंट सुपरस्टार, उससे भी बड़ा होता है, मतलब इट इज जस्ट कि हाँ ये हमने गूगल पे देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया, रिसर्च में उससे भी बड़े हैं, ठीक है ना, कुछ ज्योग्राफी की बुक्स है जो उससे भी बड़ा बोलते हैं, जैसे ऑप्शनल की बुक्स है। क्या भाई मेरी बात यहां तक समझ में आई? सो ब्लैक होल इज द बॉडी विद इनफाइनाइट, क्या होगा इसमें, इनफाइनाइट, सर ग्रेविटी, बहुत ज्यादा ग्रेविटी होता है, डेंसिटी इनफाइनाइट, ठीक है ना, दैट इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर सकती है। प्लीज भाई एक बारी मेरे को ये लाइफ का बारे में बता दो, क्या स्टार की लाइफ आपको कुछ भी समझ में आई? अगर सब कुछ समझ में आया है तो जब मैं नोट्स भेजूंगा उसको एक बारी पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद। बस ये बताओ जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बिठाना चाह रहा था वो हुआ क्लियर? सर मतलब ये जितना स्टार है सर सब गैस से फॉर्म हुआ है ना। हाँ अच्छा, तो उसका इनिशियल स्टेज मतलब गैस से हुआ है ना सर। जी जी जी, भाई जो स्टार होते हैं मैं बताता हूँ, जो हमको स्टार दिखते हैं वो इस स्टेज में होते हैं, ठीक है ना, इस स्टेज में होते हैं। हमारा जो सन है, सन भी तो इसी स्टेज में है ना, सन में भी अभी क्या हो रहा है, सन इज ऑल्सो इन दिस स्टेज ओनली, सन भी क्या कर रहा है, सन हैज न्यूक्लियर रिएक्शन इन इट, उसकी कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, ओवर द बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स, जो हमारी हाइड्रोजन है दैट विल ऑल कन्वर्टेड इनटू हीलियम, वो थोड़े दिनों बाद हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद खत्म हो जाएगा, वो भी एक्सपैंड होगा, रेड जाइंट बनेगा, रेड जाइंट के बाद प्लेनेटरी नेबुला बनेगा, और जब उसकी मतलब उसकी शक्ति सब खत्म हो जाएगी, बेचारा फिर एक ऐसे लाइट की तरह चलता रहेगा, फिर वो पीरियड ऑफ लाइट के बाद भी अंधेरा हो जाएगा सब कुछ उसके जीवन में, वही है स्टार भी वही है। सर व्हाइट ड्वार्फ क्या है? व्हाइट ड्वार्फ कुछ नहीं है भाई, जो हमारा प्लेनेटरी नेबुला था, जब हमारी रिएक्शन खत्म होगी टोटली तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब चीजें वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उसमें एक व्हाइटिश लाइट रहती है, उस व्हाइटिश लाइट को ही हम व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं,
जब वो व्हाइट ड्वार्फ में भी जो लाइट थी, जो लाइट के रेमिनेंट थे, वो भी खत्म हो जाएगी, दैट विल बिकम द ब्लैक ड्वार्फ, वो फिर ब्लैक ड्वार्फ हो जाता है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? यस सर। ठीक है। प्लैनेटरी नेबुला और स्टेलर में क्या डिफरेंस है टाइम को छोड़ के? बहुत डिफरेंस है। स्टेलर तो बताऊंगा ना मैं अलग से, अभी तो स्टेलर पे पहुंचे ही नहीं। प्लैनेटरी नेबुला देखो पहले बस। ये लिखने वाले लिख देते हैं, अगर आप इसके चक्कर में बोल रहे हो तो ये लिखने वाले लिख देते हैं स्टेलर। स्टेलर किसको बोलते हैं? जो ऊपर रहती है सारी चीजें, इंटरस्टेलर, ठीक है ना। जो हमारी सारी चीजें यूनिवर्स के फॉर्म में होती है, उसको हम स्टेलर की तरह देखते हैं। प्लैनेटरी जो हम प्लैनेट के साथ चीजों की तरह देखते हैं कि हाँ भाई दिस आर द काइंड ऑफ प्लैनेट, ये यूनिवर्स के हिस्से होंगे या उसके हिस्से होंगे, तो वही डिफरेंस है उसका, बस छोटा सा। कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है उनमें कि हाँ मतलब क्वेश्चन भी बन जाएगा उन पे कभी। क्या भाई मेरी बात यहाँ तक समझ में आई सभी को? यस सर। हाँ सर। आगे चले? ये सर। ठीक है भाई। अब ऐसा करते हैं भाई कि मुझे कल से तो फिर हमारा वो गैलेक्सीज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, सोलर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। और कल थोड़ा सा टाइम ज्यादा ही ले लेंगे, ठीक है ना। हम्म, जी। ओके सर। जी, मैं ये नोट्स अभी भेज दूंगा आपको। प्लीज दिन का रिवाइज कर लिया करो, वो ज्यादा बेटर होगा ना मेरे लिए, क्योंकि फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिकॉज वी आर गोइंग टू लाइक हैव द 50 समथिंग समथिंग लाइक 500 क्वेश्चंस, ठीक है ना। उसको मैं एक ही क्लास में कराऊंगा बैठ के, उसमें एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, कुछ कुछ चीजें और भी देख लेंगे। तो वो एक दिन में ही हमारा पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, और बाद में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट, तो उसके बाद फिर 3-4 घंटे में पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा एक वीडियो में। क्योंकि उस वीडियो में मैं सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आरआरबी जेई का वाला जितना भी क्वेश्चन पूछा होगा उन्होंने जीएस में, एसएससी वाले में जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे लाइक हमारा जीएस के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड, मैं वही सब निकाल रहा हूँ पूरा दिन बैठ के। सो उस वो एक ही पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई। ओके सर। जी। ओके सर। सर ये हाँ बोलिए। दूसरा सब्जेक्ट भी चलेगा क्या? ज्योग्राफी के हाँ अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी हाँ, चलेगा मैं क्या? हिस्ट्री लूंगा भाई, बहुत जल्दी मैं हिस्ट्री भी लूंगा, ठीक है। और सर से मैंने बोल दिया है, वो कल या परसों में पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, गुड अलग नाइट। अलग टाइम में ना? हाँ अलग टाइम में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं सर ना कि अभी तो मैं आपको 1-1.5 घंटे क्लास करा रहा हूँ, बट कल से हो सकता है, कल से हम 2 घंटे की रेगुलर क्लास करेंगे। बिकॉज अगर हमको सिलेबस कवर करना है और सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है, मैं ये चाहता हूँ कि उसको हमको इतना स्पेस नहीं देना है कि सर ये हमारा गेट खुला रह गया था तो यहाँ से अंदर घुस गए वो लोग, या यहाँ से पानी आ गया, नहीं, आई डू नॉट वांट दैट। मैं एक भी चीज नहीं छोड़ के चलना चाहता। मेरी बात ये थी बस, सर ने मेरे को इसीलिए बोला था कि सर देखो मैंने बहुत मेहनत करी है अपने बच्चों के ऊपर, एंड नाउ दे आर डूइंग दिस, कि उन्होंने ये चीजें कर दी अब एग्जाम के लिए। तो जब मेरे बच्चे पहली बार हो जाएंगे तो वो लिखेंगे कैसे मेंस? जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरी कोर चीजें हैं, वो कैसे देखने को मिलेगी जिसको मैंने इतना टाइम लगा के तैयार किया है। तो मैंने बोला भाई कि मैं गारंटी लेता हूँ मेरी चीज की, आप अपना देखिए, जो आपको पढ़ाना है आप उसको पढ़ाइए, इसकी मैं और मेरी टीम गारंटी लेती है वो सारी चीजें थोरोली करा देगी विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम सारी चीजों को करा के देंगे आपको। और हो सकता है कि जैसे ही हमारा बैच भी स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको डेली कुछ ना कुछ पीडीएफ भेजा करूंगा, उनको एक बारी गो थ्रू कर लिया करना। इवन तो मैं उसको वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया करूंगा, कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन में क्या होती है चीजें आसान हो जाती है, बट उसमें कोई वो क्लास नहीं होगी, वो बस वीडियो होगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के जो होते हैं, वो कई बारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर पूछ लेता है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है वो पूछ लेता है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में कुछ भी चीजें पूछ लेता है, बिल्डिंग्स, ठीक है ना, बुक्स। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं जो की टर्म्स होती है, उनके लिए मैं अलग अलग चीजें बनाऊंगा। मिसलिनियस जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्री रिपोर्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बारी, ठीक है ना, कि इन विच स्टेट द मैक्सिमम जो ग्रीनरी है वो इंक्रीज हुई है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। सो ये जितनी भी सारी चीजें होंगी, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में देता रहूंगा।
डेली बेसिस पर आपको वो डेली बेसिस पर रीड आउट करनी है, उनको एक बारी गो थ्रू करना है। उसमें अगर भगवान ने थोड़ा-थोड़ा टाइम भी दिया होगा मेरे को उस टाइम, सो आई विल आल्सो मेक क्वेश्चंस ऑन दैट इन द सेम पीडीएफ, ताकि आप उसमें नीचे पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी कर लो अपनी सारी चीजें वहीं पर। ठीक है भाई? सर ये अभी ये सेम टाइम में वो इंग्लिश भी चल रहा है ना, जो अभी ये आज का क्लास में पहले 10 मिनट में वो वही क्लास में था, समझ में नहीं ये कहाँ घुस गया, तो मैं वही में था 10 मिनट तक। ये इंग्लिश का लिंक बाय मिस्टेक आ गया था आपके ग्रुप में, ठीक है? इंग्लिश का आपका लिंक में GSC चल रहा है, ठीक है? बाय मिस्टेक हो गया होगा ना? मैं आपका वहाँ पे 10 जीएस मिनट तक रहा हुआ। हाँ वो बाय मिस्टेक चला गया था, आपका GSC चल रहा है, ओके? ठीक है सर। आपका नेक्स्ट मंडे से GS के 2 सब्जेक्ट चालू करा दूंगा जो स्टूडेंट ने डिमांड किया था, ठीक है? और जो ठीक को है। लगेगा कि अभी के लिए मेरा ज्यादा हो जा रहा है, आप एक ही कर लेना, जो सब्जेक्ट कराऊंगा वो रिपीट भी कराऊंगा, ठीक है? उस चीज की टेंशन ठीक मत लो। बिट टाइम सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी हम लोग कोशिश कर लेंगे अपनी, कर ही देंगे। मतलब हो ही जाएगा। अब हाँ। डिपार्टमेंट देखो अभी तक अगर डेट नहीं दिया एग्जाम का, 15 दिन तो देगा फॉर्म भरने के लिए। हाँ, तो क्यों नहीं देना चाहिए? अब 15 दिन फॉर्म भरने के लिए देगा, फिर प्रीलिम्स का सिलेबस देगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो इन्हें लग रहा है अभी तक हम 45 कराने भी नहीं देना वाले। चाहिए, 45 डेज तो देना चाहिए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, थिंग्स आर इन अवर हैंड। अभी हम जो टाइम मिला है उसको अच्छे से यूज करते हैं, 100% लगे रहते हैं। ज्यादा सोचने थैंक का यू टाइम सर। नहीं, अभी करने का टाइम है ना? ठीक है? और ये ठीक तो है, ऑब्वियसली वैसे भी बहुत काम ही अच्छा आ कर रहा जाएगा ना। है। थैंक यू हाँ, सो मच, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू। ओके सर, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। अरे ओ, इनका गुड नाइट नहीं है क्या?